आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, न बोलने के लिए मेरे पास टाइम होगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मुक़र्रीन हैं। सिर्फ इतनी बात बोलना चाहूंगा कि रोड सेफ्टी मंथ, जैसे कि हमारे एक कार रिले के दौरान ARTO खादिम साहब ने बोला था, ये माह सियाम की तरह है। माह सियाम की तरह जिस तरह हम अपने रूहों को शुद्धिकरण करते हैं, उसी तरह इस दौरान, इस रोड सेफ्टी के महीने के दौरान हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो काम रोड सेफ्टी में चाहे ड्राइविंग के लिहाज से किया हो या जनरल पब्लिक के लिहाज से किया हो या उसमें मुसाफिर के लिहाज से हम गाड़ी में बैठा हो या हमारे गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, जिस तरह मायसियाम को अपने आप को हम पाक करने जाता है, जितना भी रूही अमराज उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं, इस महीने में रोड से रिलेटेड जितने भी हम में खामियां वो सारा कमी करने की हमने कोशिश करना है। इस सेमिनारों के जरिए कोई कमी पेशी रहा तो उनको हम याद दहानी करने जाता है। रोड सेफ्टी इतना इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बींग्स ही नहीं बल्कि जितने भी नबाता चबाता चरंदे परंदे रोड पे चलने वाले चार पाए, उसको भी हमने बचा बचा के हम चलाते भी है और चलाना भी चाहिए। ये रोड सेफ्टी के अंदर आ जाता है। उसके बाद आपको चलाने के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए। उस लाइसेंस के साथ आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार हो और आपकी गाड़ी कंडीशन में हो कि आप कितना दूर तक सफर पे जा सकते हो। जाने से पहले क्या क्या आपको, जिस तरह हम दुआ से शुरू करते उसी तरह आपका सीट बेल्ट से शुरू कर, ये सारी चीज हम बात बताते आए। तो हम ज्यादा आगे हमारे मुकर्रर इन्हीं चीजों पे आपको फोकस करेंगे। इसके अलावा हमारे SP साहब हमारे बीच आज तफसील से आप लोगों को रोड सेफ्टी मंथ के बारे में जानकारी देंगे। आज हमारे साथ और भी डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर आशीष साहब को दावत देता हूं कि आप अपना प्रोग्राम आज के इस रोड सेफ्टी मंथ के इसमें से सबसे पहले हम मेडिकल से शुरू करेंगे क्योंकि हमसे बहुत रिलेटेड है। थैंक यू डॉक्टर आशीष साहब। मनवीर साहब, बाकी यहाँ पे जितने भी बैठे हुए डेग्नेटरीज और तमाम व्यूअर हजरात, सबको अस्सलाम वालेकुम। तो मैं डॉक्टर आसिफ यहाँ पे एज ए ट्रेनर यहाँ पे लाया गया हूँ। एज ए बेसिक लाइफ सेविंग कैसे होते हैं उसको आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, आपको सिखाने के लिए यहाँ पे एक दिन के लिए बुलाया गया है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को लेक्चर तो नहीं दूंगा, लेक्चर में से आप लोगों को कुछ होगा नहीं। जितना मतलब हमारी कहावत है, जो आप अगर आंख से देखोगे तो ज्यादा सीख जाओगे, ज्यादा मतलब याद रहेगा। जितना आप कान से सुनोगे उतना कम याद रह जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, आप लोगों को एक डेमो दे देंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट का। बेसिक लाइफ सपोर्ट होता क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसी फर्स्ट एड केयर है जो किसी भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर को देना पड़ता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर मीन्स जैसे कि किसी अगर व्यक्ति को, किसी को अगर चोट लगा होगा या कोई अनकॉन्शियस होगा, किसी को जख्म लगा होगा, कोई एक्सीडेंट होगा, उस जगह पे जो भी बंदा पहली बार पहुंच जाते हैं, पहला रिस्पॉन्डर होते हैं, उसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहते हैं। तो उस बंदे को कुछ लाइफ सपोर्ट देना होता है, कुछ ऐसे लाइफ सपोर्ट देने होते हैं जिससे किसी के लाइफ जिंदगी जो है बचा सकते हैं। वो आप कैसे बचाते हैं और सिनेरियो क्या होगा, सीन कैसा होगा, उसके बारे में आप लोग को मैं एक डेमो दे दूंगा। ठीक है, आप लोग ये देखो, ये बेसिक लाइफ सपोर्ट हम किसको देते हैं? जब किसी की जिंदगी खतरे में होते हैं, किसी की लाइफ जब इंडेंजर होते हैं, जिंदगी किसी के खतरे में होते हैं, लाइफ की बिल्कुल जिंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं। अगर टेबल देते जाओ, सिर्फ आप ड्राइवर ही नहीं, बाकी हम सब कहीं पे भी, मतलब किसी के वक्त किसी वक्त भी किसी जगह पे भी हो सकता है। खुदा न करे किसी की फैमिली में भी हो सकता है, किसी घर में बैठे बैठे किसी बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, कोई जवान, किसी को भी मतलब मौत अटल होते हैं, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी लाइफ सेविंग है, सिर्फ ड्राइवर के लिए ही नहीं है, ये हर के लिए मतलब बहुत जरूरी है। तो इसमें जब थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट दे के आप लोग थोड़ा अगर देखोगे तो ये किसी का लाइफ बचा सकते हैं, जिंदगी बचा सकते। सपोज एक्सीडेंट सीन है, यहाँ पे पेशेंट ऐसे गिरा हुआ पड़ता है। पेशेंट समझो मतलब ये मी अनकॉन्शियस जो देख जो गेले सोचो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंड माइक तो नहीं आप लोगों के पास, क्या चाहिए सर? हैंड माइक नहीं। एक पेशेंट, एक आदमी है जो बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है रोड पे, किसी रोड साइड पे, किसी एक्सीडेंट साइड पे ऐसे एक आदमी अगर पड़ा होगा तो आपको क्या करना है, भागना नहीं है। पहले लोग क्या करते थे, अगर कोई ऐसा पड़ा होगा तो लोग भाग जाते थे, क्योंकि
शायद मुझे पुलिस वाले पकड़ के ले जाएगा, कहीं कुछ ले जाएगा। 50 मिनट्स अपना सेफ्टी, अपना बचाव देखने सबसे पहले। पेशेंट कुछ अच्छी जगह पे है कि नहीं, कहीं माइन ब्लास्ट की साइड पर तो नहीं है, कहीं कोलैप्स होने वाली बिल्डिंग के साथ तो नहीं है, कहीं पानी में तो नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट, कहीं शॉर्ट सर्किट तो यहाँ नहीं चल रहा है। तो ऐसी चीजें मतलब देखना है। या मतलब रोजों में जगह दो निकाल मिंदो था। सबसे पहले सेफ्टी सीन देखना है, सबसे पहले अपने आप को सेफ्टी करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के पास जाना है, आदमी के पास ऐसे जाना है। जाने के बाद क्या करना है, इसको पहले देखना है, हमें इसको आवाज देनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या है, आवाज देनी है इसको। हेलो जो शेख बचा यहाँ से ऐसे इसको शेक करना है। चला अगर पेशेंट ऐसे पड़ा होगा तो आपको क्या करना है, ऐसे आवाज देना जोर से, हेलो हेलो आर यू ओके, आर यू ओके। यार ठीक होता है चाह जो जो कुछ तब चाह अच्छी खुद चिंता खुद करते हो, उसको सुनेगा नहीं। तो इसको क्या करना है, इसको जगाना है। जगाने के लिए क्या करना है, शोल्डर पे यूँ कंधा में से ना कंधे को जरा हिला के पेशेंट को जगाना है। अगर ये रिस्पॉन्स कर लेता है, आपका आवाज सुनता है या आंखें खोलता है तो ठीक है। अगर आंखें नहीं खोलता है, अगर आंखें नहीं खोल रहा है, आपका बात नहीं सुन रहा है, तो दैट मीन्स पेशेंट इमरजेंसी में है। तो पेशेंट इमरजेंसी, आपको फिर जल्दी एक्शन करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ सुना नहीं, आपका बात पे रिस्पॉन्स नहीं किया, जब आपने इसको जगाया नहीं जगा, रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर क्या करना, जल्दी से इसको आपको BLS देना है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर, कोई लाइफ सेविंग लाइफ केयर प्रोसीजर देना है जिससे इसका जिंदगी बचा सकता है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें दो चीजें हो सकते हैं, इसका हार्ट बैठा होगा, दिल बैठा हुआ होगा, या इसका लंग्स बैठा होगा। या तो ये ब्रीथ नहीं करेगा, या इसका हार्ट काम नहीं कर होगा, या दोनों बंद हो गया होगा। जब इंसान का हार्ट बैठ जाते हैं, दिल बैठ जाते हैं, जब सांस लेना बंद हो जाते हैं, तो दैट मीन्स क्या होता है, इंसान मर जाते हैं। तो दैट मीन्स ये पेशेंट मरने के करीब है, हो सकता है मर गया होगा या मरने के करीब होगा। उसको क्या करना है, आपको कोई लाइफ बहुत प्रीशियस होता है, बहुत कीमती है, तो आप हर चीज को इसकी क्या करना है, बचाना है। अब बचाने के लिए क्या कि यहाँ पे क्या है, जो गर्दन, ये गर्दन के बीच में साइड से ऐसे साइड में हाथ लगाओगे, दिक्कत नहीं होती। ऐसे ठीक है, दिख लखपत दिख लखपत अच्छा बनाए दिख अच्छा फार्म कर देना नतीजे में आमतौर पर सोना मी का तो बाजू देते, ये चीजें नहीं होते हैं। स्थान दुनिया का पता है चमें सिर्फ सेंट्रल पार्ट से नंबर से दिखने का पता है। अगर का तो पेशेंट ज्यादा का तो सिया सिर्फ यहाँ पे पता चलेगा। जुच्ची बच्चा गंडूरी के ना साइड में ना लप्पा जो बचता दिया जो बदनाचा दिखे नन में कर है। इसका मतलब पेशेंट का हार्ट तो ठीक है, साथ में क्या करने, आपको हेड को ऐसे थोड़ा लिफ्ट करके ऐसे सुनना, ऐसे अगर तो पेशेंट तो सिर्फ 10 सेकंड आपको देना है। 10 सेकंड में आपको यहाँ फिर क्या करने, अगर ब्रीदिंग आते हैं, पल्स आते हैं, दैट मीन्स पेशेंट के ज्यादा खतरा नहीं है। इसको आप क्या करने, लेकिन आपके इसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, इसको हम रिकवरी पोजीशन बोलते हैं। रिकवरी पोजीशन में क्या करते हैं, हाथ को ऐसे रखते हैं, ठीक है, एक हाथ को ऐसे रखा, इसके बाद इसको ऐसे मैंने कहा यहाँ से बेंड करता है, ठीक है, बेंड बच्चा पेशेंट इसके बाद पेशेंट को इसके बाद ये वाला पर ऐसे रखना, ठीक है। और पेशेंट को लापेगा और इस पोजीशन में रहेगा। अगर तो पेशेंट पुष्टि कर दो ना कर तो वो बाहर निकलता जाएगा, वो लंग्स में नहीं जाएगा। मैंने कहा तो व्यायाम कर तो और भी ज्यादा सीरियस हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिकवरी पोजीशन ना चाह अगर तक तक मन में यहाँ से पल्स भी नहीं आया, ब्रीदिंग भी नहीं आया, तो फिर क्या करना है, आपको एक टेक्निक करना है जिसको हम CPR बोलते हैं। एक टेक्निक जिसको हम क्या बोलते हैं, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, CPR। CPR कार्डियो में हार्ट को मात्र दूसरा पल्मोनरी में लंग्स ब्लड देंगे इस मी
ठीक को हार्ट को ऐसे दिख रहा बस। अब इन दोनों को हमें चलाना है। कैसे चलाना है? देखो हार्ट को चलाने के लिए जल्दी एकदम जब पेशेंट आप पास नहीं आते हैं एकदम आपसे एक्सपोज करने चेस्ट को खींचे तो घसे फीमेल होता का तो कम कपड़ा खींचा, अगर मेल का तो फिर खींच नहीं सकता। इसके बाद ये अच्छी बात चीज हमें हार्ट को चलाना, सबसे पहले हार्ट को चलाना है। ब्रीथ अगर सांस का तो लेन मैं न करता हूँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है हार्ट को चलाना है। हार्ट को चलाने के लिए क्या करना है, आपके हार्ट को पंप करना है। हार्ट ने आपको खुद पंप करना तो छोड़ दिया, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से असिस्ट करना है, हमें यहाँ उसके लिए क्या करना है जी इंटर मेमोरी लाइन दिसते अच्छा तुला पिपिंग्स का म्हणजे पिपिंग्स जो बस खट्टा जो बस लाइन एक इमेजिनरी लाइन जो बसता था ना उसके बीच में आते आमतौर पर मिस आता हूँ तो जो बस या जो पे गाँव से जो बने वो ऐसे नहीं होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे बीच में, बिल्कुल बीच में, ठीक है। इंटर मेमोरी लाइन एक ऐसे इमेजिनरी लाइन खींचना है, इसके बाद चेस्ट के बिल्कुल बीच में बीचों बीच सीधा ठीक है बच्चा। इसके बाद क्या करना है, आपको हाथ को ऐसे दोनों हाथ को ऐसे लाना है, इसको इंटरलॉक ऐसे करना है, फिर क्या करना है यहाँ से पेशेंट के बिल्कुल बीच पे यहाँ से डालना है सीधा, जहाँ से मैंने आप लोगों को पोजीशन दिखाया चेस्ट की बिल्कुल बीच इंटरमेमोरी लाइन के बीच में। फिर हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे रख के ऐसे नहीं करना है, ये एल्बो है, एल्बो को लॉक करना है ऐसे जो बंद लॉक से जो जाना जो है जो कदम लॉक से थोड़ा ऐसे लॉक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे पंप करना है, हार्ट को ऐसे पंप करना है ठीक है। जब ये आप जोर से दबाओगे तो क्या होता है, यहाँ से खून होता है, हड्डी होते हैं, पीछे से भी हड्डी होते हैं, इन दो हड्डी के बीच में हार्ट आ जाता है। ऐसे आप लोग वो सैंडविच नहीं बनाते हैं, दिखा रोटी स्टील में मतलब बटर हो या कुछ भी हो वो बना के सैंडविच बनते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। हार्ट एक सैंडविच की तरह बन जाते हैं। दिखा रुस्पा होते हैं क्या रुस्पा स्टील के हार्ट पे होने चाहिए। अब जब दबाओगे ऊपर के रुस्पा हार्ट को दबाते हैं, फिर नन में हार्ट में जितना ब्लड हो वो सर्कुलेट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या है, ब्रेन को जिंदा रखना है। जब हार्ट को दबाओगे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन इतना मकदार काफी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। इसको पहुंचने के लिए क्या करना है, आपको हार्ट को पंप कराना है। पंप करने के लिए मैंने आपको लोकेशन दिखाया कहा चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच इंटर मेमोरी लाइन जो निपल दो के बीच में और हार्ट के चेस्ट के बीच में, दोनों हाथ को पकड़ के फिर यहाँ से बेंड नहीं करने, यहाँ से बेंड नहीं करने। आपको आवाज कहाँ से पूरे शोल्डर से पूरा आपको वजन आना चाहिए पेशेंट पे ठीक है। ये एक टेक्निक। उसके बाद अब कितना देना है, कितना दबाना है, कोई ऐसे पूरा दबाओगे मैं सब कुछ तोड़ देगा, वैसे नहीं है। इसका 5 to 6 सेंटीमीटर 2 से 2.5 इंच ऐसे दबाना है कि पूरा आप ऐसे दबाओगे सब कुछ तोड़ देगा, फिर फायदा नहीं है। ऐसे नहीं करना है, या ऐसे ऊपर से ऐसे करते रहोगे वो भी फायदा नहीं है। उससे क्या होगा, हार्ट नहीं दबाएगा। हार्ट को दबना चाहिए, हार्ट पे प्रेशर पहुंचना चाहिए, तब जाके आपके जो ब्लड है वो ऊपर जा सकते हैं। तो इसलिए क्या है 4 to 5 सेंटीमीटर ये सब चीज दबाई जा रोशनी, तब जाके आपका हार्ट पे क्या हो जाएगा, हार्ट दब जाएगा, उससे ब्लड ऊपर निकल जाएगा। एक दबाने का तरीका। दूसरा, आप किस हिसाब से दबाओगे, देखो 100 to 120 जहाँ 100 से 120 तक ऐसे दबाना है। जो बस दबाए बस ऐसे दबाना है 100 to 120 टाइम्स, 100 से 120 तक ऐसे दबाना है। कहाँ पे, चेस्ट के बीच में। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने हार्ट पे चलाया। इसके बाद साथ में क्या करना है, ब्रीदिंग का भी ख्याल रखना है। ब्रीदिंग का ख्याल, सांस को कैसे ख्याल रखना है, देखिए कैसे। पहला देखिए चिट्ठी सीपीआर तांचा, ये आप इसको दबाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 के बाद दूसरा बंदा होगा यहाँ पे साइड में, तो दो चलिए। ये क्या करेगा, ये ब्रेथ दे देगा, सांस बांधने 2 बार देना है। नाक को बंद करना है, नाक को बंद करने के बाद सांस देना है, ठीक है। 2 बार सांस देना है, ठीक है। अब सांस देने के बाद ऐसे छोड़ना नहीं, ड्यूलाइजेशन साइकिल एक साइकिल में क्या होता है, 30 बार छाती दबाई बचा और 2 बार बचा सांस, ये एक साइकिल हो गया।
आपको क्या करना है, 5 साइकिल देना है ऐसे, 5 साइकिल छुदा, 5 साइकिल ऐसे करना है, ठीक सुन ले। लेकिन यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करने 30 तक, 30 के बाद फिर से 2 साइकिल, तो 5 साइकिल देना। 5 साइकिल देने के बाद आप फिर से यहाँ पे आओगे, किलो जो 60 दुखचा मिलते 5 साइकिल बराबर आपको सीपीआर देना है। सीपीआर देने के बाद फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दिक्कत साथ आ जाए सायों से मौजूद और सांस लेने में दुख, हिज विज लेने में ताचा और स्टार्ट लेने में ताचा। लेकिन 2 टाइम का 2 मिनट लिया अपना, 2 मिनट चीज 5 साइकिल छान 2 मिनट बराबर है। उसके बाद आपको ये देखना है सीधा, ये आपके क्या हो गया, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, आप सबको डॉक्टर बनाऊंगा। प्रोग्राम को आगे चलाते हुए इंश्योरेंस कंपनी जो गाड़ियों का इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी है। मैं मंसूर साहब हमारे यहाँ नेशनल इंश्योरेंस लद्दाख में, तो अपने इंश्योरेंस के बारे में मैं आज यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस की तरफ से अब कुछ बोलने के लिए आया हूँ, ताकि आप जब भी नया गाड़ी खरीदते हो सबसे पहले आप फोन करते हो आरटीओ को मेरा कागज बनाओ। इंश्योरेंस के बारे में कोई नहीं सोचता पहले, और आप जब भी सिनेमा से निकलोगे तो आप 6-7 सवारी लेके आओगे, लेकिन आपके गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा। इन केस अगर रास्ते में कोई मिस हैपनिंग होता है तो आप क्या करोगे? डीजल की गाड़ी खरीदी, वो भी गया, लोग मार गए, वो भी चला गया, इंश्योरेंस नहीं है, सब कुछ हो गया। सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट गाड़ियों का है वो इंश्योरेंस है। आपको गाड़ियों का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, यहाँ पे एक ऑफिस होता था, आपको साइन करके बोलते थे कि हफ्ते के बाद आ जाएगा पॉलिसी बाजार, उस पर आप टाइप कीजिए, वहीं पे आपको 10 मिनट के अंदर आपका इंश्योरेंस आ जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी हो आप फोन कर सकते हैं। आपको गाड़ी के इंश्योरेंस जब भी हो, जैसे भी हो, क्लेम्स हो, हम सेटल करने में आपकी मदद करेंगे। बाकी और ज्यादा कुछ नहीं करते हुए थैंक यू। रिलेटेड है उसके बारे में अपना और सबसे ज़रूरी और सबसे इज्जत और एहतराम के काबिल हमारे उस्ताद साहिबान, मैं ड्राइवर से ख़त्म नहीं करूँगा, मैं उस्ताद कहकर इनको पुकारूँगा, क्योंकि ये कौम के उस्ताद हैं, कौम के खिदमतगार हैं। अगरचे अपने गाड़ी या अपने रोज़गार कमाने की होती है, लेकिन कहीं न कहीं कौम की खिदमत में, कौम के तरक्की में इनका योगदान है। उन सबको दिल के अमीर गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और सबसे पहले मैं आज के इस मौके पर ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जिसके लिए मैं जनाब मंजूर साहब DSP साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं JK बैंक की तरफ से आप लोग मुझे बहुत सारे पहचानते हैं और बहुत सारे पहचानते नहीं भी हैं, और मैंने 37 साल प्लस JK बैंक में सर्विस की है। जहाँ तक हो सके हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन उस्ताद हजरात का खिदमत करने की अथक कोशिश की है, और कमी पेशी रही होगी तो मुझे उम्मीद है कि ये लोग हमें, मैं JK बैंक की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि JK बैंक को आप माफ़ करेंगे, उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं आपकी। अब इसमें कुछ मखसूस मौजू से पे आने से पहले, इससे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने हमें एक ऐसा डेमो दे दिया जिसका हमें हर एक को इसको सीरियसली और इसको याद रख के, क्योंकि किसी भी वक्त कहीं भी हमें कोई भी हादसा पेश आ सकता है, तो इसलिए जो है इसमें हमें बहुत सीरियसली उस मौके का वक़्त का ना देखिए। एक इंसान की ज़िंदगी बचाना जो है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। तो ये एक इबादत है। रही आप लोगों की खिदमत भी एक इबादत है। मेरा मानना ये है कि हर कोई आदमी कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता है। उसका काम उसका इबादत है, उसका काम बड़ा होता है। उसमें वो उस काम को जो वो करता है, अगर वो अल्लाह की रजामंदी के लिए और खिदमत खल्क़ के जज्बे से करें तो वही उसका इबादत है। मेरा मानना ये है कि सिर्फ नमाज़ पढ़ना या रोज़ा रखना इबादत नहीं है, बल्कि खिदमत खल्क़ करना सबसे बड़ी इबादत है। मेरा ये मानना है। मैं यहाँ पे मौका मिला तो मैं आप लोगों को ये चंद लफ्ज़ गुज़ार कर रहा हूँ, आप मुझे माफ़ फरमाएंगे इंशाअल्लाह।
रही जेके बैंक की बात, तो जेके बैंक फैमिली, जेके बैंक आपकी खिदमत के लिए हम वक्त आपके साथ खड़े हैं हर जगह और हर वक्त। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे करगिल यूटी के अंदर, लद्दाख के अंदर अगर गांव में, गांव लेवल पर, महल्ला लेवल पर अगर किसी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, किसी बैंक ने काम किया है तो वो जेके बैंक है। आप अच्छी तरह से जेके बैंक के साथ फेमिलियर है आप लोग, और आप जेके बैंक के साथ एक अपनायत रखते हैं और आप दिल से जेके बैंक के साथ एक रिश्ता रखते हैं। उसके लिए मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। लोन लेना, लोन देना, ये बैंक की, ये तो बैंक डिपॉजिट लेना और लोन देना, ये बैंक के जो है उसमें बिजनेस में है। तो अब बैंक को देना है, लोन देना ही देना है। लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है कि मुझे उम्मीद है हमारे पास इस वक्त बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं जिन्होंने एक दफ़ा एक गाड़ी लोन पे ले लिया और इस वक्त अपने 8-10 गाड़ियां जो है वो चला रहे हैं टैक्सी स्टैंड के अंदर। ऐसे मिसाल है, उसमें से एक मुझे जहाँ तक याद है टम जिसका सागर है, सागर इंटरप्राइज के कहीं गाड़ियां चलते हैं। इसी तरह से बहुत सारों ने लोन लेके गाड़ी ले लिया। अब लोन लेने को आप डरते हैं, आप डरिए मत। हाँ डरिए आप, ये कि लोन चुकाने के लिए लोन आपको ले लिया लेकिन साथ में चुकाना भी है। उसके लिए आपको मेहनत करनी है और आपको जो है वो अपनी जगह पर आपको ये क्या लेना है। तो लोन कोई बुरी चीज़ नहीं है। एक गाड़ी लोन पे लेके और 10-10 गाड़ियां चला रहे हैं इस वक्त, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रक हो, यानी कि हर इसमें सेगमेंट में, आपके टेम्पो ट्रैवलर्स में हो, चाहे आपके जो है टैक्सी इसमें हो, कैब में हो, या इसमें टाटा सुमो में हो आपका, चाहे आपका इनोवा हो, तो हर तरह की गाड़ियां आपको इंशाअल्लाह रहमान आपके सिर्फ प्रोफार्मा बिल के पेश करने पर हम आपकी खिदमत में गाड़ी का लोन जो है इंशाअल्लाह जल्द से जल्द देने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आज के दौर में जो डिजिटल दौर आया है, इसमें मैं आप लोगों का थोड़ा सा ख्याल जो है, आपका जहन जो है थोड़ा सा मबजूल कराना चाहता हूँ कि बहुत इजी हुआ है आज के डेट में। अगर आप इस वक्त एम पे डिलाइट कर लेंगे तो आप जनाब अली, आप किसी भी वक्त कहीं पे भी आपको कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो है आपका क्यूआर कोड जो है, इस वक्त क्यूआर कोड हमारे पास है और क्यूआर कोड के जो है आप इस्तेमाल से, जैसे गाड़ी के इंश्योरेंस आप कहते हैं, ऐसे हम अपना इंश्योरेंस तो करते नहीं है। तो अब हमारा गाड़ी का इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है और न करने की वजह से कितने नुकसान होते हैं, मुझसे ज्यादा आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं। और मंसूर साहब ने इसकी तरफ थोड़ा सा आपको इशारा किया कि कितना लॉस होता है, चाहे उसमें उसमें आपके ये आपके कस्टमर हो या आप खुद को हो, गाड़ी का लॉस हो, इंश्योरेंस करने पर आपको कितना फायदा होता है ये आप खुद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमारे पास PMSBY एक है, PMJJBY एक है, जो कि डेथ क्लेम है। आपको एक है एक्सीडेंटल क्लेम जो सिर्फ सालाना 20 रुपये का प्रीमियम है और नेचुरल डेथ का 436 रुपये का प्रीमियम है। और आपको डेथ होने के सूरत में आपको 2 लाख रुपए का इंश्योर हो जाता है। आपके फैमिली खुदा न खास्ता, खुदा सलामत रखे आप लोगों को बहुत उम्र दराज करे, लेकिन मौत तो अटल है कि किसी भी वक्त कहीं भी आ सकता है। तो ऐसे में आपके बच्चे, आपके बीवी जो है वो परेशान हो जाता है। तो अगर आपने ये इंश्योरेंस कर रही की होगी, इसमें कोई फॉर्मेलिटीज भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म है जिस पर आपने नॉमिनी भरना है, अपना अकाउंट नंबर भरना है। अलबत्ता अकाउंट नंबर जेके बैंक में होना जरूरी है और आपका फैमिली का जो है वो नॉमिनी रखेंगे तो वो आपका क्लेम करेगा। तो क्लेम करने पर आपका 2 लाख रुपया उस वक्त जब खुदा न खास्ता घर का फर्ज जो है, घर का बड़ा जो है, घर का बुजुर्ग जो है, बाप जो है, जब खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट में या किसी इस वजह से फौत हो जाता है तो घर वाले बच्चे जो है वो छोटे होते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसे में 2 लाख रुपये मिलना बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों को ये इस इज्तिमा का फायदा उठाते हुए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, आप फार्म ले लीजिए। फार्म भर के देना है, सिर्फ कुछ नहीं है उसमें, अकाउंट नंबर और नॉमिनी देना है, न कोई फॉर्मेलिटीज देना है, न कोई फोटो देना है, न कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ फार्म भर के देना है। इसी तरह से क्यूआर कोड का भी है, आपको सिंपली एक फॉर्म भर के दे देना है, क्यूआर कोड आपको पूछ जाएगा।
तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आज के डेट में। तो क्योंकि इस वक्त हमारे मोहतरम साहिबान बहुत अभी आप लोगों के बीच में आना है, तो उनके बीच में ज़्यादा हाइल ना होते हुए मैं आप लोगों से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप लोग सलामत रहे, खुश रहे और आप अपनी फैमिली के साथ खुश खुशम ज़िंदगी करें। वस्सलाम वालेकुम। सर, हमारा मेन मुद्दा यही है सर, जो हमारा मेन ट्रैफिक का वो रहता है सर, बस यूनियन के पास वही वहाँ पर ट्रैफिक का ज़्यादा समस्या रहता है सर। लिहाजा वहाँ पे हमारा ट्रैफिक का एक जवान वहाँ पे तैनात कर सकते हैं। और हमारा एक मेन मुद्दा यही है सर, जो हमारा यूनियन का बस यूनियन के स्टैंड को हफ्ते में 2 बार मेंटेनेंस होना चाहिए सर। हफ्ते में 1 बार करता है सर, बिल्कुल इसके बाद बिल्कुल आता ही नहीं सर। लिहाजा वहाँ से हमारा जो कंडीशन है वहाँ से पता चलता है सर, जो वहाँ से ट्रैवल होता है सर। हमारा ज़्यादा यही हमारा पॉइंट था सर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। SSP ट्रैफिक जनाब मुजीबुर रहमान साहब, हमारा DYSP ट्रैफिक जनाब मंजूर हुसैन साहब, AITO कारगिल जनाब खादिम हुसैन साहब, और हमारे डॉक्टर आसिफ हुसैन साहब, और हमारे बैंक मैनेजर जनाब हुसैन साहब, और यहाँ पे जितने भी पुलिस के अधिकारी और मीडिया हजरात और मेरे प्यारे ड्राइवर साहिबान, सलाम अलैकुम, जुले नमस्कार। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का और हमारे AITO का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को रख के हमारे इन ड्राइवर हजरात को ऐसे रूल रेगुलेशन के बारे में और भी ज़्यादा आगाह कराया और ऐसे ऑर्डिनेंस कैंप करके हमें इन चीज़ों में काफ़ी सीख देने को मिला। इस चीज़ का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा भी ऐसे ऑर्डिनेंस कैंप होना चाहिए, इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस मंच के जरिए हमारे SSP ट्रैफिक साहब को कुछ हमारे इश्यूज है, इस चीज़ से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह जो हमारे AITO और हमारे SSP साहब हमारे इश्यूज को हल करने के लिए इंशाअल्लाह ये करेंगे। सबसे पहला हमारा इश्यूज ये है सर, जो हमारी टैक्सीज जो कारगिल से श्रीनगर के लिए जाती है, तो उन टैक्सीज को हमारे डिस्ट्रिक्ट से UT श्रीनगर में जब हमारी टैक्सीज जाती है तो उनको सिटी के अंदर आने के लिए इजाजत नहीं दिया जाता है सर। जब जाती है हमारी गाड़ी तो या तो उसको भारी फाइन बनाना पड़ता है या उसको सीज किया जाता है। तो सर मेहरबानी आपके रिक्वेस्ट है SSP ट्रैफिक को कह के जो हमारे जितने भी यहाँ टैक्सी से जो जम्मू या श्रीनगर सिटी के अंदर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम टूरिस्ट के रिलेटेड है, यहाँ पर सिटीजन के रिलेटेड है। हमारी 2 टैक्सी स्टैंड है सर, एक हमारा टंग बाग में और एक HMS अस्पताल जहाँ पे काकसराई है। वहाँ पे सर जो मेन काकसराई वाले चौक में जो है हमारी गाड़ी को रिसेंटली कल ही 2 बार सीज करके हमारी गाड़ी को कल हमें उनको रिलीज करके निकालना पड़ा। तो सर मेहरबानी, क्योंकि वहाँ पे एक रूल रेगुलेशन है सर, जो पैसेंजर लेके जाती है गाड़ियाँ वो है गाँव की गाड़ियाँ, जो बारामूला पुलवामा शुपियान से जो गाड़ियाँ आती है उन गाड़ियों को वो सिटी में इंटर होने नहीं देते सर। हमारी उनमें से गाड़ियाँ नहीं है, हमारी यहाँ से टूरिस्ट लेके जाती है या हमारे पैसेंजर लेके जाती है, तो हमारी गाड़ियों को भी वो लोग उन गाड़ियों की तरह सीज करते हैं सर। तो मेहरबानी आपके माध्यम से ये SSP श्रीनगर तक ये मैसेज पहुंचा कि हमारी इन गाड़ियों इन ड्राइवर हजरात को थोड़ा राहत दे दे। तो और दूसरा हमारा कुछ इशू ये है सर, हमारा परमिट के रिलेटेड हमारे AITO साहब के पास भी हम गए थे, तो बहुत हमारा AITO साहब ने हमारी भी बहुत हेल्प की। तो ये आपके लेवल से थोड़ा हाई लेवल तक ये बात पहुंचे। जो UT लद्दाख और UT जम्मू श्रीनगर के बीच में एक MOU साइन हुआ था सर, उस MOU में जम्मू श्रीनगर की गाड़ी लद्दाख चल सकती थी और लद्दाख की गाड़ी जम्मू श्रीनगर चल सकती थी। उसमें हम एक काउंटर सेंट का सिस्टम डालते थे सर, जो श्रीनगर वाले AITO करगिल में आके और हम जो है AITO को कश्मीर में जाके, उस काउंटर सेंट की फीस जो है 350 थी सर, 375 के करीब थी सर 5 ईयर्स के लिए। तो अभी सर रिसेंटली फ्यू मंथ्स एगो ये फीस को जो है बढ़ा के इन्होंने 75,000 किया सर, जो हमारे से पॉसिबल नहीं है सर। तो इस चीज के लिए मेहरबानी सर आप हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हमारे AITO साहब से भी ये चीजों को थोड़ा हल करें। तो हमारा मेन जो हम
छोटे इसमें है सर, ये 75,000 हमसे हो नहीं सकता है। इस फीस को थोड़ा मेहरबानी आप कम करें, क्योंकि हमारी जितनी भी जो करगिल की टैक्सीज है वो ज्यादा हमारा जम्मू श्रीनगर यूटी के साथ कंबाइन है सर, तो वहाँ हमारा ज्यादा आना जाना रहता है, तो इस चीज को भी थोड़ा हल करें। और रही हमारी बाकी जो जो हमारे यहाँ पे होता है अवेयरनेस, उस चीज के लिए भी मैं शुक्रिया सर, और बाकी ज्यादा वक्त न लेते हुए आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। ये सर प्रॉब्लम्स रहती है और रेगुलर चेकिंग इनको होता है सर हर जगह पे। तो इन्होंने किसी ने बैंकॉक का मिसाल दिया सर, वहाँ पे इतना नहीं होता है, थाईलैंड में नहीं होता है, और इंडिया का कोई सिटी ले जितना करगिल लद्दाख में हो रहा है। थोड़ा ट्रैफिक चेकिंग कम के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। एक हमारा नईब सरपंच है सर, सपा से आया हुआ है, इन्हीं से रिलेटेड है सर, तो इसको कम करने के लिए आपको दरख्वास्त कर रहे हैं सर, कम से कम चेकिंग हो जाए गाड़ियों की। तो मोहतरम क्या बोलना चाहते थे वो तो अलग बात सर, चेकिंग से मुराद हम किसी को तंग करने का वो नहीं था। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल है, आपका सब कुछ ठीक है, सीट बेल्ट लगी हुई है, इंश्योरेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की कंडीशन ठीक है, उसके बाद अगर हमारी तरफ से कोई चालान हो जाता है तो हम गुनाहगार है। अदरवाइज यही महीना शुद्धिकरण की जो मैंने बात की, इन्हीं चीजों पर फोकस करने। अगर हम सही रास्ते पे हम चल रहे, हम सब, मैं भी इंक्लूड, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, अगर मैं सही नहीं, ओमनी स्टैंड में एक सर वो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है सर, एक डीपीआर बना था, उसके बावजूद वो नहीं बना है, कुछ लोकल्स का उसमें मुदाखला था सर, तो वहाँ भी ओपनिफिकेशन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम था। ट्रक यूनियन वाले बोल रहे हैं सर, इनको दिन के टाइम पे राशन लेके अगर द्रास जाना होता है तो इनको हैवी गाड़ी को परमिट किया जाए, अदरवाइज यहाँ बाईपास से चला जाता है। और जो गोमा करगिल और टाउन एरिया में जो राशन आती है उसके लिए परमिट दिया हुआ है सर, जो बाकी दूर जाने के लिए यहाँ से चाहते सर। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए काबिल एहतराम एसएसपी ट्रैफिक यूटी लद्दाख जनाब मुजीबुर रहमान साहब, DYSP मंजूर साहब, हुसैन साहब मैनेजर लीड बैंक, डॉक्टर आसिफ साहब, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब हुसैन खालू साहब, तमाम यहाँ पे आए हुए प्रेसिडेंट साहिबान, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, आज वाकईन बहुत एक अच्छा दिन है, क्योंकि रोड सेफ्टी मंथ पूरे जो हिंदुस्तान में चल रहा है, जो पहले एक हफ्ता मनाया जाता था, अब इसको एक्सटेंड करके एक महीना कर दिया है। तो इस सिलसिले में एक यहाँ पे प्रोग्राम का इनेकाद किया है हमारे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। तो इसमें मुख्तलिफ स्पीकर्स ने बहुत बहुत अच्छी बातें रखी, जो वाकईन इस प्रोग्राम से जुड़ा था। तो जैसे कि डॉक्टर आसिफ साहब ने CPR यहाँ पे आपके सामने मुफस्सल तरीके से आपके सामने पेश किया, ताकि कोई भी ड्राइवर जो है वो मुसीबत के दौरान डॉक्टर बन के उस पेशेंट्स को सही जगह तक लेके जा सके। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था कि जब भी एक्सीडेंट होता था तो किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को हम हॉस्पिटल लेने के लिए घबरा जाता था, ताकि वो ड्राइवर जो है ये चाहता था कि मैं पुलिस के पंगों में ना फंसे, अदालत के चक्करों में ना फंसे, तो मैं इस पेशेंट को यहीं मरता छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी फैमिलीज को संभालना है। तो सरकार ने इसके लिए कवानीन लाए हैं, जैसे कि गुड समैरिटन बोल के। इस पे पहले आपकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी, पहले पेशेंट का इलाज किया जाएगा, फिर उसके बाद आपकी डिटेल्स लिया जाएगा, उसके बाद भी आपके खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं होगी। ये हिंदुस्तान के कानून में दर्शाया गया है। अवेयरनेस और रोड सेफ्टी का काफ़ी गहरा ताल्लुक है। वो कहा जाता है कि जिस शहर में वैल्यू ऑफ लाइफ कम हो, उस शहर में एक्सीडेंट ज़्यादा होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू कितना है लाइफ की, आपकी फैमिली की वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से एक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि
मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाइए आप, जैसे कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जाइए, वहाँ पे एक्सीडेंट्स रेट इसलिए कम है क्योंकि वहाँ की लाइफ की वैल्यू ज़्यादा है। वो लोग लाइफ को समझते हैं क्योंकि वो लोग गुड सिटीजन्स है, रूल्स को अच्छे से फॉलो करता है, तो इस वजह से एक्सीडेंट्स जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। हम लोग रूल को फॉलो नहीं करते। रूल सिर्फ न कि मोटर व्हीकल एक्ट में हो, रूल हर किसी में, किसी भी चीज़ में अगर रूल को अच्छे से फॉलो करेंगे तो उस एक्सीडेंट में, उस झंझट में आप कम ही फंसोगे। तो इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को एक अच्छा सिटीजन बनना है और रूल को अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करना है, ताकि जितना हो सके हम एक्सीडेंट्स रेट्स को कम किया जा सके। ये एक आम कॉन्सेप्ट है कि मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने से एक्सीडेंट नहीं होती है। करगिल में मैंने मैक्सिमम लोगों से सुना और मुझे खुद भी बताते हैं ऑफिस में जो यंत्र छोड़ना जुनन दुख पजू नाज ना मोबाइल न्यूज़ किस पर रहता है छात मगर नाज सु सांसुन में दुख नगारा एक्सीडेंट नाम छात। ऐसा गलतफहमी में आप मत रहो, क्योंकि ये बताया गया है और इस पे इंक्वायरी भी हो गया है। अगर 5 मिनट के लिए आपकी नज़र जो है रोड से हट जाती है, 60 स्पीड में आपकी व्हीकल होगी, तो ये एक फुटबॉल ग्राउंड को कवर करने के बराबर है। एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसको कवर करने के बराबर है। तो ब्लाइंड फोल्डेड एक पिकपट्टी तंग से फुटबॉल ग्राउंड से क्रॉस में बराबर इंचो अगर 5 मिनट के लिए 5 सेकंड के लिए आप डिस्ट्रक्ट हो जाते हो तो उसी दौरान आपके सामने कोई जानवर, कोई आदमी कुछ भी आए तो आपको उस बारे में कोई होश नहीं रहता है। तो इसीलिए सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं बल्कि कोई भी डिस्ट्रक्शन, कोई खाना खाते हुए गाड़ी चलाते हुए देखा, कचीज खाया मोमो खुरे होंदो, कचीज बिस्किट से इंचे होंदो, मोबाइल फोन पर खुरे होंदो, मतलब नटशल में सारा काम वो गाड़ी चलाते ही करते। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेन चीज है पर्पस डिस्ट्रक्शन की। हमको मोमो खाने से एतराज नहीं है, हमको आपकी मोबाइल फोन से बात करने में एतराज नहीं है, मगर हमको एतराज है तो आप गाड़ी चलाते चलाते ये सब काम क्यों कर रहे हैं, उस पर एतराज है। गाड़ी आप साइड में करा दीजिए, अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से खाना खा लीजिए, फिर उसके बाद गाड़ी चलाइए। ये तरीका है गाड़ी चलाने का, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे जान का दारमदार है। तो जैसे कि रोड साइनेज का कॉन्सेप्ट करगिल में बहुत कम है। ये रोड साइनेज की कॉन्सेप्ट जो है वो इसलिए कम है क्योंकि यहाँ की रोड्स जो है प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है और प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं है। जैसे कि आप कहीं और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाओगे, दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ जाओगे, वहाँ पे जिन आदमियों को रोड साइनेज की लैंग्वेज की पता नहीं है, वो समझो अनपढ़ है। वो वहाँ पे किसी भी ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर पाओगे। लेफ्ट कहाँ से जाना है, स्टॉप कहाँ है, राइट टर्न कैसे करना है। तो इसीलिए किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए, कोई भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए एक स्क्रिप्ट होता है, मगर रोड्स पे चलना है तो आप रोड लैंग्वेज को समझिए। अगर सिर्फ करगिल तक महदूद नहीं है, जो हम ड्राइविंग लाइसेंस आपको फराहम करते हैं हमारे ऑफिस से, दिस इज नॉट लिमिटेड टू द कारगिल ओनली। ये पूरे हिंदुस्तान में चलाने के लिए आपको परमिशन देता है। इवन इसकी बेसिस पे आप ओवरसीज में गाड़ी चला सकते हो। तो ये हम बोलते हैं कि लाइसेंस टू किल समबडी। अगर आपके गाड़ी की टायर के नीचे कोई आदमी आता है तो अदालत ये बोल के छोड़ देती है कि इसके पास लाइसेंस है। अगर लाइसेंस के बगैर किसी के नीचे गाड़ी आते हैं ना, दिस इज अमाउंट्स टू बी ए मर्डर केस, वो मर्डर केस में चला जाता है। तो आप सोचिए लाइसेंस टू किल समवन कितना इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और ये और भी बताया गया है कि जो 42% जो एक्सीडेंट होते हैं वो पेडिस्ट्रियंस के होते हैं। जो बेचारा बाजार में चलने वाले जो लोग हैं उनकी ज्यादा होती है, और जो सिंगल रोड यूजर्स उनकी ज्यादा होती है। हमारे यहाँ पे अभी बस यूनियन ने बोला कि इनके बस में क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है। बस स्टेशन को हमेशा साफ सुथरा होना ही चाहिए। ये एक कंट्री की या किसी इलाके की तरक्की को दर्शाता है, क्योंकि उसकी फर्स्ट इंप्रेशन उसका बस स्टेशन होता है। कोई आदमी यही भी बोलता है कि बस स्टेशन गंदा है तो वो एज्यूम कर लेता है कि भाई ये शहरी गंदा है। बस स्टेशन हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। इसके लिए हम म्यूनसिपैलिटी से बात करेंगे, उनके ऑफिसर से भी बात करेंगे कि इसको कैसे और अच्छा जा सके। अभी थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन के भी काम चलने वाले हैं, तो हो सकता है इसके लिए इस काम को थोड़ा सा डिले कर रहा होगा।
तो दूसरा है श्रीनगर में एंट्री के लिए दिक्कत हो गई है। हमारे टैक्सी के जो ऑपरेटर्स है उनको श्रीनगर में दिक्कत हो गई परमिट के लिए। आपकी जो परमिट्स अभी हमने काउंटर सिग्नेचर किए हैं, वो जो काउंटर सिग्नेचर है वो सिर्फ नेशनल हाईवेज के लिए ही किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि एसपी ट्रैफिक ने आपको इंटीरियर रूट्स में घुसने के लिए चालान किया होगा, इसका मुझे पूरा इल्म नहीं है, मगर फिर भी मैं इसमें इंक्वायरी करके इसके बारे में पता करूंगा। मगर नेशनल हाईवे मीन्स नेशनल हाईवे, जहां तक नेशनल हाईवे होगी तो नेशनल हाईवे पे NH1 NH3 है, NH13 है, तो इन चीजों पे ही चलना है। तो इंटीरियर रूट्स में एक्सीडेंट होता है तो वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, वो मैं अभी से बता देता हूँ, वो क्लियर कट है, वो आपको पहले से ही पता है। तो और यहाँ पे आपको 10 हैबिट्स जो है मैंने अपने खुद यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जो करगिल में आम हमारे ड्राइवर साहिबान करते हैं। तेरा 10 हैबिट्स, बैड हैबिट्स वो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। सबसे पहला बैड हैबिट है साइड इंडिकेटर्स का। मतलब साइड इंडिकेटर साइड इंडिकेटर हम लगाते हैं कि किसी गाड़ी को सोंग जरे, किसी गाड़ी को जब आप ओवरटेक करता है उसको जाने के लिए आप इंडिकेशन देता है कि जाओ जरे, वो नहीं है, वो रूल के हिसाब से नहीं है। साइड इंडिकेटर सिर्फ तभी इस्तेमाल करना है जब को आपको लेफ्ट या राइट टर्न करना है। हो सकता है अब यही जो चीज जो है दिल्ली जाके, कहीं जाके, बॉम्बे जाके, कहीं और जाके सिटी में ये साइड इंडिकेटर लगा के किसी को क्रॉस करने के लिए बोलेगा, वो आदमी कहीं नहीं आएगा, वो सोचेगा ये लेफ्ट या राइट टर्न कर रहा है। तो सिर्फ दी कॉन्सेप्ट को सिर्फ करगिल सा ढुलबर जुदा जो और सोचना मबोशी, फिलहाल ये हमारे उसके खिलाफ है। दूसरा, जो हैजर्ड लाइट लगाते हो, हैजर्ड लाइट होगा इन पता था तो स्किल भी कहता जिका तो वो मैंने देखा सिर्फ शादी ब्याह में और हज पखिरसना दोनों रिटायरमेंट पार्टीज के लिए इस्तेमाल करता है। वो हैजर्ड लाइट उसके लिए नहीं है। वो हैजर्ड लाइट को यदि गाड़ी मलसा से हो या आप खतरे में है कहीं जगह, तो इंडिकेशन दे रहा है कि आप जो है भाई मैं खतरे में हूं, मुझे मदद करो। आप हाईवे पे रुका हुआ है, नेशनल हाईवे पे या एक्सप्रेस वे पे रुका है, तो वो ड्राइवर समझ जाएगा कि भाई आपका गाड़ी खराब है तो इसको मदद की जरूरत है, वो तुरंत आ जाए। इस्तेमाल मत करो। और गाड़ी में एक ट्रायंगल रिफ्लेक्टर होता है जो चुक क्यों सुना ट्रायंगल जो द ट्रायंगल पुंगा मैक्सिमम तो की खमा करे ना अदुन पिक परच दांस तक ज्यादा चुता। वो जो ट्रायंगल है वो भी रात को आपका गाड़ी कहीं जगह पंचर से हो या कहीं जगह खराब है तो उसको दूर से देखने के लिए वो रोड पे ही लगाना है, ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि भाई गाड़ी खराब है तो हमको स्पीड थोड़ा धीमा धीमा से चलाना है, ताकि ज्यादा ओवर स्पीडिंग करेगा तो इस बेचारे को नुकसान हो सकता है। तो वो ट्रायंगल चुक चुक समय समय गाड़ियां मत देखा ना नेक्स्ट सर्विस पे दो यो में दुख सूस के बना फ्रूस के रहे दुन भी करता हूं दो निबाचा। और हॉन्किंग हॉर्न बजाते मेरा अननेसेसरी अटेस बाजार ला हॉर्न बजाते हो। हॉर्न तो चीफ है, हॉर्न तो इमरजेंसी, कई जगह इमरजेंसी होता है तो कुछ न कुछ बचता है बिगुल वगैरह। तो किसी किसी कंट्री में हॉन्किंग पे बैन है, तो मती देर ड्यू बैन मिंदु मती देर बाजार ला हॉन्किंग तंगचा फखर चीज पर तो गेरा जो हॉन्किंग नहीं बजाता हुआ कि चिका से मन गाड़ी शुलन में था हॉर्न चिता शुलन से तो देर फिया अननेसेसरी हॉर्न मन मितांचा। हॉर्न तभी बजाओ जब इसकी आपको जरूरत है, क्योंकि जब तक क्या खतरे में नहीं रुक दे, अब हर रोज तो खतरे में नहीं छोड़ खचीज में रखा मखा हॉर्न दाम। तो इसके लिए आपको ये हॉर्न जो है तभी बजाना है जब इसकी जरूरत है। ये नॉइस पोल्यूशन के अंदर क्राइम है, तो आपको अननेसेसरी हॉर्न पे चालान भी हो सकता है। तो इसके अलावा सुस क्रॉस बना का तो रोड क्रॉस बना जल्दी जल्दी क्रॉस करता है, मतलब बांग से क्रॉस नहीं बचा, ताकि वो ड्राइवर्स को जज करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि वो जज करने के लिए टाइम लगता है। चुदा। और 7th है आपका जे वॉकिंग। जे वॉकिंग अंग्रेजी में लफशीन एरा हम अगवा रोड का ढूंढे मोबाइल पे फोन दुख रहे गाड़ी रेड़ा ची तो वो क्रॉस करता है रोड, उसको पता नहीं है कि भाई गाड़ी आ रहा है क्या आ रहा है सर। तो जे वॉकिंग नहीं करना, आपको कॉन्शियस रहना है रोड पे, क्योंकि रोड पे क्या चल रहा है, एक मशीन चल रहा है
जिसके अंदर हो सकता है वो आदमी भी डिस्ट्रैक्ट हो, आप दोनों डिस्ट्रक्शन में हो, तो दोनों का कॉन्शियस नहीं होगा, तो इसमें आप लोगों की जान को खतरा है। तो जे वॉकिंग में बचा। और भी बहुत सारे इश्यूज है। यहाँ पे काफी स्पीकर्स बैठे हैं मेरे पीछे बोलने के लिए, वक्त भी काफी जा रहा है, नमाज का समय भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आप अपना स्पीच कंक्लूड करूंगा आपसे ये रिक्वेस्ट करते हुए कि जो मैंने यहाँ पे बातें आप लोगों के सामने रखा है, इन बातों पे आप अच्छे से पालन करोगे, इन बातों पे आप लोग को अच्छे से कायम रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जान सुरक्षित रहे, क्योंकि जान है तो जहान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हालात मुख्तसर तरीके से खिताब कीजिए क्योंकि नमाज का टाइम भी आ गया है। थैंक यू। इज्जत माब जनाब SSP ट्रैफिक मुजीब रहमान साहब, DSP ट्रैफिक मंजूर साहब, RTO खातिम साहब, मैनेजर JK बैंक और बाकी जितने भी अफसर साहिबान हैं, इसमें नाम लेने से थोड़ा लेट हो रहा है तो माफ़ करें। तो जनाब अली, आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसके बारे में मैं थोड़ा सा 2-4 बातें बताता हूँ क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। जो हमारा अवेयरनेस कैंप जो चल रहा है ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ, तो इस बारे में हमारे ड्राइवरों को जो प्रोग्राम और जो इसके बारे में पता चला है, तो मैं इसके लिए ट्रैफिक SP और DSP ट्रैफिक और RTO साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जब तक नहीं होंगे हमारे ऐसे इलाके में इन ड्राइवरों को इन चीज़ों का पता नहीं चलता है। क्योंकि एक कटअप इलाका है सर, जो 6 महीने दुनिया के हर इलाके से कटा रहता था, तो इस बारे में ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते। तो इस साल 1 महीने का जो प्रोग्राम चला, इसमें बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, हमारे ड्राइवरों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं ड्राइवर हजरात से भी, अपने जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, चाहे बस वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो, इनसे ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी आप लोगों ने आज इधर सीखा है, और इंशाल्लाह आगे भी हमारा भी 2-3 दिन के प्रोग्राम बचे हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेके इन सब चीजों का फायदा लेने की कोशिश करें। क्योंकि आज डिजिटल जमाना है, हम दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं। ऐसे हमारे ड्राइवरों के पास नेशनल परमिट वाला है, ऑल इंडिया परमिट वाले हैं, वो दुनिया के कोने में जाते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम में इस चीज का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं क्रॉसिंग पे जाना है, कहीं रेड बत्ती को देखना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो हम ऐसे ही चलेंगे कारगिल की तरह, तो बहुत ही मुश्किल है। तो मैं जनाब SSP साहब, DSP साहब और RTO साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे से पहले हमारे बस वाले और टैक्सी वालों ने बताया कि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स तो है। हमारा स्टेट जब से सर अलग हुआ, हम पहले एक ही जम्मू कश्मीर के साथ होते थे, क्योंकि हमारे पास JNK की गाड़ियां 90% है सर। मैं अपने ट्रक की बात करूं, मेरी 90% ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर नंबर की है। तो जिनका काउंटर साइन परमिट का या ट्रांसफर की बहुत सारे मुश्किलात है सर, ये आला हुकाम तक पूछा के इनका ये प्रॉब्लम्स को हल करने की थोड़ी कोशिश जरूरत है, क्योंकि कागजों के लिए बार बार जम्मू श्रीनगर दौड़ने में बड़ी परेशानी हो रही है सर। परमिट में लेट फीस लगे या कोई भी चीज हो, ट्रांसफर ही नहीं हो रहा पहले तो हमारी गाड़ियां। इन बारे में थोड़ा सा मेहरबानी सर, RTO साहब भी हैं, SP साहब भी हैं, इन चीजों के लिए थोड़ा हमारी हेल्प करें। तो बाकी मैं तमाम ड्राइवरों से यही गुजारिश करूंगा कि 2-3 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आकर इस चीज का फायदा लेने की कोशिश करें। शुक्रिया। ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। DSP मजदूर साहब, RTO करगिल बैंक से हमारे JNK बैंक मैनेजर साहब और हमारे इंश्योरेंस की तरफ से आए हुए हमारे निसार साहब और जितने भी यूनियंस हैं उनके प्रेसिडेंट, आप सबका इस प्रोग्राम में आज वेलकम है। आपको बाखूबी पता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले रोड सेफ्टी वीक होता था, अब रोड सेफ्टी मंथ है। उसका कुछ कारण है, उसकी कुछ वजह है जिसकी वजह से इतने प्रोग्राम हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें तो 2.5 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और 1.5 लाख के करीब हर साल लोगों की डेथ हो रही है। अगर हम UT लद्दाख की बात करें तो 2023 में 289 यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें 58 लोगों की डेथ हुई है और 336 लोग की जो है वो जख्मी हो चुके हैं। और अगर हम खाली करगिल की बात करें, 2023 की बात करें तो 102 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 136 लोग जख्मी हुए और 17 लोगों की डेथ हो गई है। ये यहाँ का एक डाटा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का ये एक टारगेट है कि 2030 तक हमने इस डेथ रेट को कम करना है, इसलिए ये वीक से 1 मंथ में चले गया। आज मैं भी पहली बार आपसे यहाँ पे खिताब कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हमने लेह में बहुत प्रोग्राम किया और मैंने सोचा कि मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं करगिल में भी जाऊं और अपनी बात रखूं।
असल में ये रोड सेफ्टी है क्या? हमने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम गाड़ियां चलाते हैं तो बहुत स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में देखें जितनी भी रोड्स हैं, बड़ी रोडें छोटी रोडें सब मिला के, उसमें हाईवे सिर्फ 5% है, उसका जो हिस्सा है सिर्फ 5% है और 80% डेथ हो रही है। कारण स्पीड, एक्सेस स्पीड, जल्दी। कहां पे जल्दी पहुंचना है? श्रीनगर जल्दी पहुंचना है, जम्मू जल्दी पहुंचना, पहुंच के क्या करना वो कोई पता नहीं, मगर पहुंचना जल्दी। अगर हम 2 की जगह 2 बजे पहुंचने की जगह 4 बजे पहुंच जाए, 4 की जगह 6 बजे पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलेगा? क्या घर वाले कोई मुकद्दर में चीजें वही मिलेगी, ना उससे कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। तो फिर दौड़ की चीज की, इसी दौड़ की वजह से तो हम हारे जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे लेह के अंदर एयरपोर्ट का टर्मिनल बना रही है कंपनी, शपुर जी पलम जी करके, उनके डायरेक्टर थे साइरस मिस्त्री के नाम से। 2022 का सितंबर का वाकया है कि वो बॉम्बे हाईवे पे चल रहे थे, वही दौड़, भैंसों की दौड़, रेस। उनकी गाड़ी मर्सिडीज करके थी, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी में 4 लोग थे, जो फ्रंट वाले 2 थे वो बच गए, जो बैक साइड 2 थे, जिसमें वो खुद डायरेक्टर था, मालिक था उसका साइरस मिस्त्री, वो मर गया, उसके साथ एक दोस्त था, उसकी डेथ हो गई। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो क्या वजह है? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया कि इस गाड़ी ने 9 मिनट में 20 किलोमीटर तय किया, और अब उन्हें कहा कि मरने तो आगे वाले 2 होने चाहिए थे, ये पीछे वाले क्यों मरे? जो आगे वाले दोनों थे दोनों सीट बेल्ट पहनी थी। उन सीट, अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो, हम कब सीट बेल्ट पहनते हैं? ट्रैफिक को देख के, पुलिस नाके को देख के, एआरटीओ को देख के जल्दी जल्दी खींचते। उनके लिए नहीं है वो बनी, वो आपकी सेफ्टी के लिए। उन दोनों बंदों ने, जो आगे जो ड्राइवर बैठे थे, दोनों सीट बेल्टें पहनी, उनके एयर बैग खुल गए, वो दोनों बच गए। जो पीछे थे उन्होंने नहीं पहने से कूद अपने आप को बांध के रखा, इतनी करोड़ों की गाड़ी है मेरी। रिजल्ट क्या हुआ? दोनों की हेड इंजरी होगी, दोनों मर गए। अब कितना जरूरी है सीट बेल्ट पहनना? हम क्यों नहीं पहनते? क्यों हम नाके को वेट करते हैं? क्यों हम ट्रैफिक को वेट करते हैं? कौन बताएगा हमें आके कि जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे आपका एयर बैग नहीं खुलेगा, आपका एयर बैग नहीं खुलेगा, आपकी प्रोटेक्शन नहीं होगी हमारे के। तो वो दोनों, जो आगे वाले दोनों बच गए, पीछे दोनों जो थे कि अब उनका पैसा, उनकी चीजें किस काम आई? किसी काम नहीं आई। इसलिए हमें जब भी ड्राइव करें, खास तौर पे इन हिलीज एरियाज में, 2 चीजों का बड़ा खास ख्याल रखें। एक तो सीट बेल्ट, दूसरा स्पीड। हम अक्सर हमने एडवाइजरी निकालते रहते हैं, वक्तन फवक्तन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन निकलती है कि जब भी आप कोई बड़ा पास करते हो, जैसे जोजिला पास है, बड़ा पास कोई क्रॉस करते हो तो 20 की स्पीड होनी चाहिए। मगर हमें जल्दी है, पता नहीं कौन सा मेडल लेना है, हमें गोल्ड मेडल चाहिए, सोना कोई ले जाएगा पीछे से। अभी आप देखो यहाँ पे डेथ होगी, 4 लोगों की डेथ होगी। क्या कारण क्या हुआ? ओवरटेक। और जोजिला जैसी जगह में क्या ओवरटेक करना, जहां पहले डरता है इंसान की यार, बड़ा डर डर के चलता है। मगर हमारी जल्दी और हमारी एक लापरवाही से, हमारी एक गलती से किसी का घर ही बंद हो जाता है, किसी के घर पे ताला ही लग जाता है, हमारी छोटी सी गलती से। ड्राइवर कोई ऐसे नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे लद्दाख की सारी जो इकोनॉमी डिपेंडेंट है, इस चीज को अपने बड़े सोच, जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ तो घूमने के लिए आते हैं, और सबसे बड़ी इकोनॉमी तो हमारे पास वही है। और कौन सी चीज है जिससे हम यहाँ इकोनॉमी उठ जाए? यहाँ के और क्या जखीरा हमारे पास है? तो इस चीज को, इसको, ये जो ड्राइवर है बहुत बड़ा एक तबका है यहाँ पे, और बहुत बड़ा एक है जो हमारे बेरोजगारों को एम्प्लॉयमेंट देता है। ये कोई नॉर्मल नहीं है, बेसिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बट हमने केयर करना है। जो भी ड्राइवर बनने आ जाए उसकी थोड़ी काउंसलिंग हो। इसलिए मैं जितने भी प्रेसिडेंट हजरात इनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। प्रेसिडेंट उसको बनाया जाता है जो लीडर हो, जो उसको चलाए, उस सिस्टम को चलाए, और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती है। आपका ये फर्ज बनता है कि आप पूरे तरीके से, जितने भी आपके ड्राइवर्स हैं, जो आपके पास, जिन्होंने आपके पास वहां आके अपना नाम दर्ज किया है, आपकी यूनियन में वो दर्ज है, तो आप उनको, आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, आप उनकी इंश्योरेंस को चेक करें, आप उनकी लाइसेंस को देखें इसके पास है या नहीं है। खाली पैसा कमाना मकसद नहीं है, हमारे ऊपर कुछ बाकी जिम्मेवारियां भी हैं, उस चीज को भी हमने निभाना है। हमारे ऊपर खाली यही नहीं कि बस आगे इनमें पैसे दे दिए और पैसे की दौड़, नहीं। आप जब कोई टैक्सी करता है, पैसेंजर करता है, पूरी फैमिली करती है। अगर हम एक तरफ से फोन पे बात करते जाए, डिस्ट्रक्शन नहीं हो जाती? ध्यान नहीं किया उधर, घर से उसका बीवी कुछ कह रही हो, बच्चे कुछ कह रहे हो, यार दोस्त और कुछ कह रहे हो, तो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए मोबाइल के ऊपर इतना बड़ा फाइन किया जाता है कि इसलिए चालान हो रहा है कि मोबाइल को इस्तेमाल ना करो। और आज आपको ये भी पता है कि नजर हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं। अगर आप हाईवे पे देखो तो
ट्रक तो मारुति से भी तेज भाग रहा होता है। क्यों? पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, उसको दबाना है तो उसको पहले जमाने में ट्रक को मोड़ करते करते इंसान को पसीना आ जाता था। आज तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो सब गाड़ी को पीछे छोड़ देता है और हमारा नुकसान हो जाता है। इस चीज पे हमने बड़ी एहतियात से रखना है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। जो ड्राइवर है ये कौम का ड्राइवर है, ये इसको इतना लाइटली नहीं लेना। और इसी साथ साथ हम जब भी इंश्योरेंस होता है तो हम इंश्योरेंस कहते हैं यार, हमें ले में अक्सर ये बात है कि उन लोगों को लिए हमें खाली पुलिस को दिखाना इंश्योरेंस नहीं, ये इंश्योरेंस आपकी सेफ्टी है। खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ होगी, अगर उसने कल कोई करोड़ों रुपया क्लेम किया, आप अगर पूरी प्रॉपर्टी भी बेचोगे अपना सारा कुछ तभी नहीं दे पाओगे। ये तो यही कंपनीज है जो बढ़ती हैं, जो उस क्लेम को पूरा कर पाती है। आपके बस की बात नहीं है। एक दिन का बीच में भी गैप नहीं होना चाहिए। मैं वहां टेम्पो यूनियन से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अगर हमारे किसी के पास पैसा ना हो, कोई यूनियन का हमारा बंदा हो, उसके पास पैसा ना हो, तो हम यूनियन वाले देते हैं। कितनी अच्छी बात है, हम उसे बाद में रिकवर करते हैं। उसको कोई कमी पेशी हो, कोई पैसे की दिक्कत आ रही है तो हम देते हैं, ताकि इसको ये ना लगे कि इसके पास ना हो बाद में हमें दे दे। तो यही तो चलता है। बट इंश्योरेंस इसलिए बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस में कोई कंप्रोमाइज ना करें, एक दिन का भी ना करें, पैसे बचाने का ना करें। वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, किसी चीज का भी नहीं होता। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, ये तो ये नहीं कि खाली ड्राइवर की गलती है, उसका रोड में भी फॉल्ट हो सकता है। कहीं बड़ी जगह आपने देखा कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होता है, रेत पड़ी होती है। हम अक्सर जो बड़े हमारे गाड़ियां चलती हैं तो रेत हम उसके ऊपर कवर नहीं करते, जिसकी वजह से रोड में पड़ती, तो आगे जाके वहां पे भी एक स्पीड में एक बंदे की डेथ होगी। स्पीड में जा रहा था, आगे रेत पड़ गई थी, स्लिप हो गया, तो हेलमेट पहनी नहीं थी। और हेलमेट भी जो मतलब अक्सर जो हम नहीं पहनते, तो क्यों नहीं पहनते? हेलमेट भी बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए, जो भी पहनेगा उसका सर बहुत जरूरी चीज है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट पहना जाता है। जो अक्सर जो लोग हैं, हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, इस चीज को अवॉइड ना करें। आज जैसे जेड के बैंक वालों को भी हमने बुलाया, इंश्योरेंस वालों को भी बनाया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक तो मिलजुल के ये काम कर ही रहे हैं। और डॉक्टर साहब को भी यहाँ पे हमने बुलाया कि बेसिक चीजों के बारे में कुछ बताए। जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 4-5 स्कीमें बहुत जरूरी हैं। प्रधानमंत्री जीवन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना करके, और अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के बारे में आपको बताऊं कि 18 से 40 साल तक के बंदा जो है वो उसको भर सकता है, और 60 साल के बाद उसको पेंशन लगेगी। अटल पेंशन योजना इतनी बड़ी है, तो हम उस चीज का फायदा क्यों ना उठाएं? मुलाजिम लोगों को तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, बट अब अनऑर्गेनाइज लोगों के सेक्टर हो, आपको पेंशन कौन देगा? इसलिए जेएंडके बैंक वालों को भी यहाँ पे हमने रखा है। इसके बाद कैंप लगेगा, और मैक्सिमम लोग ले में, तो मुझे लगा मैक्सिमम जितने ड्राइवर तबके, उन्होंने सारी योजनाएं जो है, जिसकी मिनिमम फीस है, कोई बड़ी फीस, किसी का 20 रुपया है, किसी का 436 रुपया साल का है, 20 रुपये महीने का, जो कि हम ऐसे ही जाया कर देते हैं, तो वो सारे भरने वाले हैं। तो उस चीज का भी हमने ख्याल रखना है। एक कैंप लगेगा, वो सब लोग भरे। और जैसे हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जब भी एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी बहुत नीचे जाती है, और हम लोग क्या करते हैं, बंदे को बचाने के लिए जब वहां पहुंचते हैं तो बंदे को खींचते हैं। वो उतना जख्मी उस एक्सीडेंट से नहीं होता है जितना हमारी खींचातानी से हो जाता है। तो खींचातानी बिल्कुल ना करें, एम्बुलेंस को बुलाएं, उसके पार्ट्स को और ज्यादा डैमेज ना करें, वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। इस चीज का बहुत मना फरमा दिया है कि कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हो तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसका बेटर वे है कि आप पुलिस को बुला दें, आप वहां पे एम्बुलेंस को बुला लें, वो किसी स्ट्रक्चर की हालत में उनको उठा के वहां से अस्पताल तक पहुंच जाए, और कहीं ना कहीं उसको और डैमेज ना हो जाए। और उसके लिए जैसे इन्होंने बताया था, गुड समर्थन करके 5000 का रिवार्ड भी मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि उनको और बेनिफिट मिल जाए। जो हमें सबसे पहले खबर दे दे उसको वॉलंटियर आगे आ जाए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस का कोई मसला नहीं है, कोई उसको पूछेगा नहीं कि क्या है क्या नहीं, बल्कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलेगा। तो इन चीजों की तरफ जो है हमने ध्यान देना है, इसलिए ये जगह जगह जो है ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। हमारे आने का भी मकसद है कि इसका फायदा उठाएं, क्योंकि हर बंदे को हर चीज का पता नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ किसी न किसी तक तो हमारी बात पहुंच जाए। और एक बात मेरी याद रखना, खुदा न खास्ता कोई ड्राइवर लापरवाही करे, अगर उसकी वजह से कुछ हो गया, वही एक ब्रेड अर्नर है घर में, आपकी फैमिली को, आपके घरों को कोई नहीं देखेगा। मत इस भूल में रहे कि पता नहीं कोई आपको हेल्प करेगा, ना कोई हमसाया आएगा, कोई नहीं करेगा। 2-4 दिन सभी लोग करते हैं, बाद में परमानेंट कोई नहीं करता। आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, आपके लड़कों को कोई नहीं करेगा। मुझे अभी भी याद है कि रियासी में एक एक्सीडेंट हो गया एक बस का, जिसमें 32 से 35 लोगों की डेथ होगी। और आपको पता है, जब भी किसी गांव में जाती है और एक ही बस जाती है, और हर एक बस में चुनिंदा लोग वहां के होते हैं, जो 10, 20, 30, 40, 50 इतने लोग होते हैं जो वहां के अच्छे लोग होते हैं, जो कुछ कमाई वमाई करते हैं या बाहर निकले हुए लोग होते हैं। वो पूरे का पूरा गांव ही खाली हो गया एक बंदे की लापरवाही की वजह से, आप एक ड्राइवर की वजह से।
इसलिए ड्राइवर कोई इतना कोई मामूली इंसान नहीं है, इसमें बहुत कुछ डिपेंडेंट है। और इस चीज का बहुत खास ख्याल रखें कि आपकी थोड़ी की वजह से, जैसे ये बता रहे थे, हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल्लाह अल्लाह ताला के हुकूक, एक हुकूकुल इबाद है जो इंसानों के हुकूक है। अल्लाह ताला कहता है मैं अपने हुकूक माफ कर दूंगा, बट जो इंसानों के हैं वो ऐसे नहीं होगा। कयामत में भी अगर एक सींग वाली बकरी ने दूसरे को सींग मारे होंगे, बगैर सींग वाली को सींग मारे होंगे, तो जो बगैर सींग वाली थी उसको भी सींग आएंगे, वो भी उसको मारेंगे, उसके बाद वो फिर मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे। तो ये इंसाफ होगा, हर चीज का होगा। इसको थोड़ा सा जहन में रखें। और इस्लामी तरबियत ये कहती है कि रास्ते में कहीं पत्थर हो, कहीं कांटे हो, तो आप उसको उठा के साइड कर दो। और हम गाड़ी रास्ते में खड़ी कर देते हैं, हम दुनिया का जाम लगा देते हैं। हम नहीं सोचते कि हो सकता है कोई पीछे कोई औरत हो जिसकी डिलीवरी हो, उसको पेन में सफर हो रही हो, कहीं इमरजेंसी को एक्सीडेंट हो गया हो, कोई पेशेंट मरने वाला हो, कोई गोल्डन आवर में हो। जैसे कंसेप्ट है गोल्डन आवर होता है, जैसे एक्सीडेंट हो 1 घंटे तक बंदा बच सकता है अगर उसको कोई फौरन अस्पताल तक पहुंचे। बट हम अपनी शॉपिंग में बिजी हैं, हम अपनी नमाज में बिजी हैं, और हम नहीं सोचते कि हमारी वजह से कितना लॉस हो रहा है, कोई बंदा मर ही जाएगा। तो इसका खास ख्याल रखें, जो हम हमारे जहन से बाहर की बात है। इसलिए जो है कभी रॉन्ग साइड पार्किंग ना करें। जब भी आप गाड़ी निकालें आप ये सोचें कि मुझे पार्क कहाँ करनी है, जो बाजार में आना हो। और खास तौर पे आप प्रोफेशनल लोग हो, आप नॉर्मल लोग ना हो, एक तो आप स्पीड का खास ख्याल रखें। चाहे कोई कितना ही बड़ा आपको कुछ क्यों ना बोले, बट आपने स्पीड को बड़ा कंट्रोल में रखना है। कहीं रोड साइड में नहीं रखना, रोड साइड गाड़ी नहीं लगानी है, पार्किंग प्लेस में हमेशा रखनी है। मोबाइल का बिल्कुल यूज नहीं करना है। हाईवे पासेस पे जाओ तो 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना है। 60 की एवरेज है नेशनल हाईवेज की, और पासेस में 20 किलोमीटर है, नोटिफाइड हुआ है। वो एक्सपेरिमेंट करके होता है, वो चीज बताई जाती है, तो उसका खास ख्याल रखें। मोबाइल को बिल्कुल ना करें याद। और आपकी वजह से, आपके अदब और एहतराम की वजह से यहाँ का टूरिस्ट बढ़ सकता है। अगर आप किसी से बदतमीजी करते हो, अच्छे से बात नहीं करते हो, तो लोग कहेंगे उधर लद्दाख जाएंगे नहीं, वहाँ के ड्राइवर हमसे बड़ी तुमने अच्छा बिहेव नहीं किया। अगर आप अच्छे से बात करोगे वो और ज्यादा यहाँ का टूरिस्ट बढ़ेगा, और हमें जो है और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज यहाँ की सब यूनियंस का, ARTO साहब का, बैंक की तरफ से जो है, बैंक के मैनेजर साहब, हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, इंश्योरेंस की तरफ से आ रहे हैं, हमारे निसार साहब जिन्होंने अच्छे से प्रोग्राम यहाँ पे किया, मीडिया का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाजत लेता हूँ। और सलाम अस्सलाम। मैं DYSP श्री मंजूर साहब KPS को दावत देता हूँ वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए। आप डाइस पे तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम जुले। आज के इस प्रोग्राम में बैठे हुए हमारे ट्रैफिक के SSP मुजीब साहब, ARTO कारगिल खादिम साहब, J&K बैंक के कारगिल के क्लस्टर हेड हुसैन साहब, GTI कारगिल निसार साहब, हमारे डॉक्टर आसिफ थे यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट से, इंचार्ज पुलिस पोस्ट कारगिल कमचोस, जितने भी यहाँ पे ड्राइवर हजरात मौजूद हैं उनके साथ उनके प्रेसिडेंट्स भी साथ में हैं, मीडिया हजरात, नेशनल इंश्योरेंस के मंसूर जी, आप सबका मैं इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर, खासकर हमारे SSP साहब जो इतना पर्सनल कीन इंटरेस्ट देकर ले से आए इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक्चुअली ये इनका ही अपना आइडिया था कि कारगिल में भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो किया जाए, क्योंकि ये रोड सेफ्टी मंथ इस टाइम चल रहा है। ले में बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम हो गए थे जो हमारे SSP साहब की सरबराही में कर रहे थे। इन्हीं के डायरेक्शन पे हमने लास्ट टाइम भी इवन जो रोड सेफ्टी मंथ का जो ओपनिंग डे था उस दिन भी हमने यहाँ पे इसी जगह पे एक बस स्टैंड में ही एक अवेयरनेस कैंप के प्रोग्राम से ही उसका आगाज किया था। और बीच में जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने डिफरेंट जगह कर भी लिए, जिसमें एक हमारा 13,620 फीट एक टूरिस्ट स्पॉट में हमने एक ट्रैफिक अवेयरनेस रैली भी जो है वो वहां तक काफी ट्रांसपोर्टर्स आए थे हमारे साथ वो पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सारी प्रोग्राम जो है वो डे टू डे चल रहे हैं रोड सेफ्टी मंथ को लेकर। इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले मैं कुछ इश्यूज, कुछ बातें जो है वो आप सबके सामने लाना चाहूंगा कि पिछले 15-20 दिन से जब से ये रोड सेफ्टी मंथ शुरू हो गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजों में हमने काम करना शुरू किया है। जैसे कि हमारे कारगिल का सबसे बड़ा जो इशू है बाजार का जो मसला था कि यहाँ पे कंजेशन बहुत ज्यादा रहता है ट्रैफिक का ड्यूरिंग डे टाइम, स्पेशली पीक आवर्स में। तो
उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास एक तो बाजार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोगों की मजबूरी है, उनको बाजार दिन के अपने काम के लिए आना ही पड़ता है। तो इसलिए वो बाजार में लोग जो है वो कोई दूसरा अल्टरनेट, हमारे पास पार्किंग स्पॉट नहीं था, सिर्फ हमारा हुसैनी पार्क एक होता है और ओल्ड टैक्सी स्टैंड में जहाँ पे 30 से 40 गाड़ियां जो है हम पार्क कर सकते हैं। हमारा हुसैनी पार्क की जो कैपेसिटी है वो 300 से 400 गाड़ियों की है। वो शुरू में ही 1-2 घंटे में ही 11 बजे तक वो पूरा फुल हो जाता है। उसके बावजूद भी जो हमारा सर्कुलर रोड है, हमारा फातिमा चौक से लेके अदोलीगोंड तक, उसमें एक साइड में हम गाड़ियां जो है वो पार्क करने के लिए अलो कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी कोई जगह है नहीं। और 700 से 800 गाड़ियां जो है वो दिन भर वहां पे पार्क रहती है। लेकिन जो भी कम्यूटर 11 बजे के बाद अगर किसी को बाजार आना होगा तो उसको कोई जगह नहीं मिलती है, और वो जो है मेन मार्केट में ही अपनी गाड़ी छोड़ के अपने काम के लिए वो निकलता था। उस इश्यू को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया सर कि मैंने जब इनिशियल स्टेज में देखा कि इकबाल ब्रिज से फातिमा चौक से गुजरते हुए अदोलीगोंड तक जो हमारा 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक गाड़ी को 2 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगभग 20 मिनट भी लगते थे, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता था पीक आवर्स में, क्योंकि गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्लो स्पीड में चलती थी। एक साइड में गाड़ियां लगी होती है, और क्योंकि हमारे बाजार का विड्थ जो है वो बहुत कम है, 20 से 25 फीट का विड्थ है, और उसी विड्थ में एक साइड में गाड़ियां भी लोग लगाते थे। उसी में लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे बाजार आने का शौक रखते हैं, कारगिल में गाँव से भी लोग आ जाते हैं। इवन हमारे पेरिफेरीज में, जो हमारे आउटस्कर्ट्स में, जो टाउन के आउटस्कर्ट्स में जितने भी लोग रहते हैं, वो सारे दिन को बाजार आते हैं। जब भी कोई किसी से मिलना होता है तो बस हमारे पास यही एक ही जो है वो जरिया है मिलने का, वो बाजार रहता है, या सामान लेना होगा, क्योंकि हमारे कारगिल की बाजार की लेंथ भी इतनी ज्यादा है नहीं। तो उस इश्यू की वजह से जो है वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा जो है वो स्नेल स्पेस में चलता था। तो हमने क्या किया कि हमने ये समझा कि यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कारगिल बाजार में लोगों को चलने की जगह ही नहीं होती थी, कि जब एक साइड में अगर गाड़ियां लगी होगी और बाकी जो आपका जो सिंगल जो वे जो रह गया, उसमें तो सिंगल गाड़ी ने निकलना है, तो लोगों को जब चलने की जगह नहीं होगी, घूमने की जगह नहीं होगी, तो काफी ज्यादा जो है वो दिक्कत आ जाती थी। तो गाड़ी का मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाता था। तो वो रॉन्ग पार्किंग जो है हमने हटाने की कोशिश की, और जो है कोन्स लगाकर शुरू में थोड़ा बहुत लोगों को परेशानी आ गई, खासकर दुकानदार को, कि कोन्स लगाने की वजह से हमारे पास कस्टमर कम आते थे। लेकिन 4-5 दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि जब लोग आदी हो जाते हैं तो किसी निजाम को जब इनिशियल स्टेज में थोड़ा बहुत चेंज लाने में परेशानी आ जाती है, लेकिन वो आदी हो जाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमने जब मीटिंग की काउंसिल में, सीसी साहब के सरबराही में, उसमें एसएसपी साहब और डीसी साहब दोनों आ गए थे, तो वहां पे वहीं दुकानदारों ने बोला कि हम बिल्कुल बाजार में गाड़ियां जो पार्क करते हैं लोग, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, वो गाड़ियां बिल्कुल लगनी नहीं चाहिए। अभी जो सिस्टम बना है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने 1-2 स्पॉट्स भी उनके लिए आइडेंटिफाई करके दे दिए कि वहां कहाँ पे गाड़ी लोग लगा सकते हैं और कहाँ पे नहीं लगा सकते। जहां पे नहीं लगा सकते हैं वहां पे हमने कोन्स लगाकर थोड़ा सा बंद कर लिया, ताकि लोग जो है वो टेढ़ी करके गाड़ी ना लगाएं। अगर किसी को लगाना भी है तो वो सीधी गाड़ी लगाएं, और अपना जो काम है, किसी दुकान से कुछ परचेज करना है, 5-10 मिनट हमने अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि 5-10 मिनट में वो अपना सामान लेकर वो निकल सकते हैं, तो उसको आप चालानिंग वगैरह नहीं करना। हाँ, अगर कोई 1-2 घंटे से ज्यादा अगर रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी छोड़ के जाता है तो उसको आप जो है वो एनफोर्समेंट कर सकते हो। सिमिलरली ये एक कंजेशन वाला पार्ट था जो हमने अभी बाजार में लागू करने की कोशिश की। दूसरा पार्ट मैंने देखा सर कि जो आप भी कह रहे थे कि रोड एक्सीडेंट्स कारगिल में, जैसे कि 18 डेथ्स हो गई है 2023 में, और 136 जो एक्सीडेंट्स हुए थे, हमने अभी जो है इसमें एक्सरसाइज शुरू कर लिया है कि ये जो स्पेशली डेथ्स हो गए हैं किन किन स्पॉट्स पे हो गए थे और उसका रीजन क्या था, कि किस वजह से, चाहे वो अगर रेस ड्राइविंग का मसला हो, या कोई मैकेनिकल गाड़ी का फॉल्ट आया हो, या कोई इंजीनियरिंग वाला पार्ट हो, कोई किसी जगह कोई ब्लाइंड स्पॉट होता है, किसी जगह कोई मोड़ होता है जहां पर जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई बड़ा सा पत्थर किसी जगह आया होगा, तो वो क्या रीजन था, उस पर सर अभी हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को वो बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में हमने एक्सरसाइज शुरू कर लिया है कि पूरे हमारे नेशनल हाईवे में जो हमारा जेडी शुरू हो जाता है
0 पॉइंट से लेके खंगराल तक और आगे भी अगर जैसे हमें टाइम मिलते जाएगा हम जंस्कार वाले रूट में भी ये एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को हम लिखेंगे कि ये एक्सीडेंट्स किस वजह से होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पे एक्सीडेंटल बैरियर्स लगाने की जरूरत है। ये दूसरी एक्सरसाइज हमने अभी शुरू कर ली है और इसी महीने के आखिर तक, फरवरी के आखिर तक हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारे जो है वो कारण जो है पुट अप कर लेंगे और इसके रीजंस भी बता देंगे और इसको ठीक करने से कितना जो है इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें भी हमने एक्सरसाइज शुरू कर लिया है। ये 2 इश्यूज जो है कारगिल के जो मेन हेडे थे जो मैंने अभी बताया। वो तीसरा जो बार बार इस रोड सेफ्टी मंथ के जरिए हम बार बार जो है ड्राइवर्स हजरात को अपील और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर, अगर हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होगा हम कभी भी जो है वो गाड़ी स्पीड में नहीं चलाएंगे, कभी भी जो है वो सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी नहीं चलाएंगे, कभी भी हम बिना डॉक्यूमेंट्स के, स्पेशली जैसे कि यहाँ सब ने बताया इंक्लूडिंग हमारे मैनेजर साहब और हमारे मंसूर जी ने भी कि इंश्योरेंस का कितना ज्यादा जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स का कितना ज्यादा जरूरी है। हमारा बिहेवियर अगर अच्छा होगा तो हम खुद ब खुद ये हैबिट्स जो है, जो आदतें जो है वो करना स्टार्ट कर लेंगे। जब हमारा बिहेवियर ही हम अपना खराब बर्ताव कर रहे हैं तो हम ना टूरिस्ट के साथ अच्छी तरह बर्ताव कर पाएंगे, ना अपने साथ कर पाएंगे, हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में गाड़ी चलाएंगे, कभी भी जो है वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसलिए ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना हो सके हम चीजों को समझने की कोशिश करें, किसी की मजबूरी को समझने की कोशिश करें, अपनी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। घर वालों को हमेशा जो है वो परिवार को याद करते चले जब भी गाड़ी चलाते हैं। किसी के बारे में सोचे, अपने फैमिली के बारे में सोचे, दूसरे लोगों की फैमिलीज के बारे में सोचे। तो वो ह्यूमन बिहेवियर का एक पार्ट है। उसमें बार बार जो है हम जहां भी जाते हैं इनको बार बार हम हिदायत देते रहते हैं कि इनसे जो है वो किस तरह जो है हम सेफ एंड सिक्योर जो है वो रोड पे चलते रहेंगे। ज्यादा न बोलते हुए मैं फिर से दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खास करके जितने भी ड्राइवर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, उनके प्रेसिडेंट्स के हमरा वो सब यहाँ पर आए, क्योंकि आज जो है आप सबको दाएं बाएं कहीं जाना भी था तो अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। और साथ साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे मीडिया हजरात का, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बात को आप तक, आवाम तक पहुंचाने का। अभी चलो यहाँ पे कुछ 300-400 लोग यहाँ पर आए, बात सुन रहे, लेकिन मीडिया के जरिए हमारी बात या हमारे एसएसपी साहब या आरटीओ साहब या जितने भी स्पीकर्स ने यहाँ बोला वो बात जो है वो गांव तक, घर घर तक बैठा हुआ बंदे तक पहुंचनी चाहिए। और उसका सिर्फ एक ही जरिया है हमारे पास, वो है कारगिल का मीडिया, जो बिल्कुल हमारी बात जो है वो बिल्कुल कोने कोने तक, कारगिल के कोने कोने तक पहुंचाता है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे एसएसपी साहब का कि वो ले से आए, आरटीओ खादिम साहब, हमारे डॉक्टर आसिफ साहब ने एक अच्छा डेमो दिया आपको सीपीआर के रिलेटेड। साथ साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे मंसूर साहब जिन्होंने इंश्योरेंस के बारे में आपको कुछ हिदायत दी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे चौकी अफसर यहाँ आए हुए हैं बाजार के, क्योंकि आपसे रोज जो है वो डीलिंग होते रहता है, हमारे एसओ टाउन का, डीटीआई कारगिल का, और जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ पर आए हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो आइंदा मैं यही कहूंगा कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहेंगे। ज्यादा न बोलते हुए अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिन से मैं सोच रहा था मैं कारगिल जाऊं और अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाऊं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 महीने का रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक है। इसमें हमारी ये कोशिश है कि हर बंदे तक हमारी बात पहुंचे। मेरी लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। आप घर से ये सोच के निकलें कि हमने गाड़ी को पार्क कहाँ करना है। हम बीच बाजार में गाड़ी को ही ऐसी जगह पार्क न करें जिससे बाकी को दिक्कत आ जाए। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप हेलमेट का यूज़ करें। आपके पास लाइसेंस, पूरे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप पे बड़ा फाइन होगा। फाइन तो इसलिए होता है ताकि इंसान सुधर जाए, इंसान कोई गलती ना करे, बट हम उसका मौका ही ना दें कि ताकि ट्रैफिक या पुलिस आपको जो फाइन करे। हम पुलिस को देख के या ट्रैफिक को देख के सीट बेल्ट या हेलमेट का इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम ये बीइंग रिस्पॉन्सिबल बंदे होके, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होके, और अपनी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा जो हर साल की डेथ होती है उसको कम करें।
और स्पीड जो है एक वो लिमिट में रखें। जो बाजार में बताई जाती है कि लिमिट की स्पीड हो, या पासेस के अंदर जो 20 किलोमीटर है, बाजार में 30 है, हाईवेज के ऊपर 60 है, इसको जो है अब मेंटेन रखें। सर बहुत सारे इश्यूज आपके सामने रखे सर, काफी स्टेक होल्डर्स भी यहाँ थे, किस तरह रिजॉल्व करेंगे सर इनके इश्यूज को? मेरी अभी डीएसपी ट्रैफिक से बात हो रही थी, मैं इनसे रिटर्न में लूँगा। जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के इश्यूज़ हैं मैं उनको रिटर्न में लिखूँगा, और मैं पर्सनली से मिलूँगा भी, और मेरी उनसे इंटरेक्शन होती रहती है, हम उनसे ही बात करेंगे। मैं एसपी ट्रैफिक श्रीनगर से ही बात करूँगा कि ये जो गाड़ियाँ जाती हैं इनके पास है, इनके पास वहाँ पे अलॉटेड है, तो फिर उनको खाम का तंग ना किया जाए। मुझे वहाँ के आरटीओ से ही बात करनी पड़ी, वो भी मेरे बैचमेट हैं शाहनवाज साहब, उनसे ही बात करूँगा। खास तौर पे जो है इस एरिया की जो गाड़ियाँ आती है करगिल से आती हैं, तो खाम खा जो है इनको तंग ना किया जाए, खाम खा इनको चलान ना किया जाए, और जितना भी हो सके इनकी हेल्प की जाए। सर जो रोड जो अभी क्लोज है सर, जोजिला अपडेट, उसको लेकर क्या कहेंगे? जोजिला का रास्ता तो खुल गया, आज वन वे इन्होंने कर दिया है। हमारी पूरी कोशिश है, आप याद होगा पिछली बार 5 जनवरी तक ही ये चला था, इस साल भी तो पूरा महीना चला है। सारे लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि बर्फ़ आए, बारिश आ जाए, बट अल्लाह ताला ही हमारे गुनाहों की वजह से ऐसी है कि आ नहीं रही है। बट अभी 1-2 दिन में फिर है कि बर्फबारी हैवी होगी, बट बीआरओ बहुत कोशिश करिए, जितना भी हो सके हम इसको चलाएं, इसको चलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।